नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश कल की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, एक ऐसा शो जिसके बारे में मैं बार बार यही कहता हूं कि ये शो दरअसल आप दर्शकों का शो है। एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं आपकी तमाम शंकाओं की, स्टॉक से जुड़े आपकी क्वेरीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसका समाधान हमारे एक्सपर्ट देते हैं, वो हम इस शो में मुख्य तौर पर जोड़ते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। तो शो के पैटर्न के बारे में उन दर्शकों को थोड़ा जानकारी दे दें जो हमारे साथ आज या कल में ताजा जुड़े हैं। तो ये शो दरअसल आपका शो है और इसमें हम न सिर्फ आज के बाजार की जानकारी देते हैं बल्कि उसके हिसाब से कल की आपकी विशेष तैयारी भी कराते हैं। मार्केट में कमाई का एक वीआईपी सेगमेंट होता है, वो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि हमारे स्टॉक्स की जो पूरा समंदर है उसमें से मोती चुनकर लाते हैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं, मार्केट के जो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं, वो हम तक का पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनका स्टॉक्स पर आने वाले दिनों में असर पड़ सकता है। तो होता है बहुत कुछ इस शो में, लेकिन चूंकि बड़ा हिस्सा आपके सवालों से जुड़ा है तो ये सवाल आप हम तक पहुंचाइएगा कैसे, ये देख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर ये जो फ्लैश हो रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर आप हम तक पहुंचाइए और अपना और अपने शहर का नाम जरूर यहां मेंशन कीजिए। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, #KKT स्पेस अपना सवाल, और सवाल भेजते वक्त अपना और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी भूलिए। आज के शो में हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। शेयर इंडिया से रवि सिंह हमारे साथ होंगे और हेज से राहुल घोष साहब हमारे साथ इस शो में आपकी विशेष तैयारी के लिए जुड़ेंगे। और चलिए, इन सवालों का सिलसिला तो हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के बाजार को देखना बेहद जरूरी है। तो आज के बाजार को अगर हम देखें तो महंगाई में कमी के आंकड़ों और अच्छे ग्लोबल क्यूज की वजह से बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी जो था, अगर उस पर निगाह डालें तो निफ्टी जो है वो 18,716 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स को अगर हम देखें तो यहां भी 418 अंक की तेजी रही और 63,143 के लेवल पर सेंसेक्स बंद हुआ। एएलटी, मीडिया और एफएमसीजी सभी जगह एक तेजी नजर आई। निफ्टी बैंक को देखिए, 44,079 के पार जो है वो निफ्टी बंद हुआ। 135 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में साफ तौर पर नजर आई। अब बात करें मार्केट के एक्शन की, तो कौन कौन से सेक्टर्स रहे, कौन कौन से शेयर्स रहे तेजी के, तो टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, एशियन पेंट्स और आईटीसी वो स्टॉक्स रहे जहां 2% से लेकर 2.5% तक की तेजी यहां पर लगभग नजर आई। बात करें निफ्टी में वो शेयर जिन पर प्रेशर नजर आया, तो कोटक बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज, एमएनएम और एचसीएल टेक, ये वो स्टॉक्स रहे जो कि यहां पर साफ तौर पर दबाव नजर आया। निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक और पीएनबी, ये वो स्टॉक्स रहे जो कि निफ्टी बैंक में अच्छा इन्होंने कारोबार किया। यहां पर तेजी साफ तौर पर नजर आई। दबाव कहां दिखा निफ्टी बैंक में, उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो कोटक बैंक और एसबीआई के साथ ही फेडरल बैंक में आज हमें प्रेशर साफ तौर पर नजर आया। अब बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन से सेक्टर रहे जो तेजी जहां दिखाई जिन्होंने, तो निफ्टी बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल जिसका जिक्र भी हमने किया, और यहां पर जो है वो तेजी नजर आई। 52 वीक्स हाई किन स्टॉक्स ने देखा वो भी आपके सामने हम देख सकते, तो लोढ़ा, बॉम्बे बुमरा, टाटा और इसके साथ ही जेबीएम ऑटो, जी हाँ, यहाँ पर जो है वो तेजी जो है 52 वीक्स हाई इन स्टॉक्स ने यहाँ पर बनाते हुए नजर आए। और चलिए अब दर्शकों के सवालों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि सबसे अहम है कि इस तेजी भरे बाजार में आखिर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या शंकाएं हैं। लेकिन सवालों से पहले अपने खास मेहमानों की ओर रुख करेंगे। रवि, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। राहुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रवि, मैं आपके पास पहले आना चाहूँगा, बताएं मार्केट जो है वो एक उम्मीद तो यही की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन के आंकड़े आए और ग्लोबल संकेत भी बहुत ही बेहतर नजर आए, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव असर कर रही हैं। फिर भी यहाँ से मार्केट को आप किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं?
सबसे हमें देखना चाहिए जब भी हमारे मोदी जी या प्रधानमंत्री जी बाहर जाते रवि, हैं। आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। राहुल, आपके पास आना चाहेंगे। मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं, किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? नमस्ते प्रशांत, और थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। मार्केट का अगर आप टेक्सचर देखेंगे ना, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि बैंक निफ्टी जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते बनते रह गया है। ये बैंक निफ्टी अगर 43,700 के नीचे क्लोज होता है, एक रेड कैंडल आपको दिखता है क्लोज होने में, वो एक बहुत ही बेरिश साइन है। बट 43,700 के ऊपर एकदम बुलिश आउटलुक ही रखना चाहिए बैंक निफ्टी में। दूसरा 43,500 एक और लेवल जो ध्यान में रखना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी 43,550 के ऊपर क्लोज होता है तो ये पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है नेगेट हो जाएगा। निफ्टी की अगर आप बात करें तो आज भारी मात्रा में शॉर्ट कवरिंग हुआ था कॉल्स का 18,600 और 18,700। जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुट्स का इक्वल राइटिंग हुआ है 18,600 और 18,700 दोनों वीकली एक्सपायरी एज वेल एज मंथली एक्सपायरी में। तो ये एक बहुत ही बुलिश साइन है। और ये जो 18,600 से 18,700 का जो ये एक कंजेशन जोन था वो पार हो गया है और एक बुलिश कैंडल से पार हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अगर 18,550 होल्ड करता है तो आपको जून सीरीज में ही ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। जिन लेवल्स के बारे में राहुल ने बताया उन पर निगाह रखिए। रवि, लगता है बेपर जो है, जो तूफान है, उसका असर कनेक्शन में नजर आया है और आपकी आवाज बड़ी तूफानी आ रही थी। उम्मीद करते हैं कि अब लाइन क्लियर हो। जरा बताएं मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था प्रशांत जी कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो मार्केट में 100 में से 90 से 95 बार जो है वो मार्केट तेजी की तरफ जो है वो सलामी देता हुआ नजर आता है। और आजकल भी हालात ऐसे ही बन रहे हैं। पीएम साहब का दौरा बाहर होने वाला और उसका इम्पैक्ट जो है वो जो दिख ही रहा है। और इस समय निफ्टी 19,000 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है। अब सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो ज्यादातर स्टॉक्स में आपको अच्छे खासे दम दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स का एक इम्पैक्ट रहा है। आईटी सेक्टर को छोड़कर बाकी ज्यादातर सेक्टर ने यहाँ पर परफॉर्म किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आपकी बाइंग बाइसनेस है उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखें जब तक कि निफ्टी में 18,300 के नीचे के लेवल्स नहीं जाते, यानी 400 पॉइंट नीचे यहां से है। अब एक बार डेरिवेटिव डेटा यहाँ पर एनालिसिस करिए तो आपको साफ नजर आता है कि अब 18,600, 18,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से नजर आ रहे हैं। अपसाइड टारगेट की बात करें तो 18,850 और 19,000 के टारगेट हिट होते हुए नजर आएंगे। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट, पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बना है और उसका फायदा उठाइए। तो पॉजिटिव मोमेंटम का फायदा आपको उठाना होगा और फायदे की और भी बातें होंगी। ये पूरा शो आप बने रहिए और देखते रहिए। अब आपके सवालों की ओर रुख करते हैं। अमित हैं दिल्ली से और इनका सवाल है कि जुबिलेंट फूडवर्क के इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं और 483 के भाव पे इन्होंने लिया है। क्या करना चाहिए? राहुल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बताएं क्या होगी इनको सलाह। तो अच्छी बात यह है जुबिलेंट फूडवर्क्स की आप अगर डेली चार्ट नोटिस करेंगे ना, कॉन्स्टेंटली हायर हाइज और हायर लोज बना रहे। हाल ही में 2 दिन पहले 20 डे ईएमए के नीचे क्लोज हुआ था बट सस्टेन नहीं कर पाया 20 डे ईएमए के नीचे, और तुरंत एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करके कल और आज आप देखेंगे फिर से 20 डे ईएमए के ऊपर आ गया है। मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस रख सकते हैं 468 का और लॉन्ग साइड की तरफ बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। अगर 468 आ जाए तो उनको एग्जिट कर देना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर है। अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं तो थोड़ा ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस होगा 445 के आसपास और लॉन्ग साइड की तरफ होल्ड कर सकते हैं, बट एग्जिट अभी नहीं करने की मैं सलाह दूंगा। ठीक है, तो एग्जिट ना करने की आपको सलाह, और जो खास सलाह दी है राहुल ने उस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। ओम प्रकाश मनियार है इंदौर मध्य प्रदेश से और इनका सवाल है IFCI के इनके पास 100 शेयर हैं और 15 रुपए, 15.5 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। होल्ड करें फिर या फिर सेल करने की सलाह मांग रहे हैं। रवि, बताएं क्या करना चाहिए इनको। देखिए, बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है। अगर एक साल में देखें तो 28% जरूर बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो अभी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रैटेजी रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर लॉस की रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि जिन लेवल पर आपने खरीदा है वो लेवल एग्जिट होने के लिए बेहतर है। तो यहाँ
आप 17, 18, 19 ये लेवल्स दोबारा अगर दिखाई देते हैं, इसमें आपको टाइम लगेगा, कम से कम 6 से 8 महीना लगेगा। इतना लंबा इन्वेस्टमेंट करना है तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो चेंज करके दूसरे स्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल अभी आप अपनी पोजीशन को 10 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखें और लेवल्स का इंतजार करें, नहीं तो ईटी स्वदेश को दोबारा कॉल करके एक बार अपडेट जरूर लें आने वाले 15 से 20 दिनों में। बिल्कुल, तो खास सलाह आपको मिलती हुई। सौरभ मिश्रा हैं अंडमान निकोबार से और इनका सवाल है सेल के, इन्होंने 300 शेयर लिए हुए हैं, 89 के लेवल पर, 89 के लेवल पर इन्होंने लिया है, होल्ड करें या फिर सेल करें? राहुल बताएं। तो सेल अगर आप नोटिस करेंगे, अप्रैल से एक बड़ा सा रेंज, इनफैक्ट फरवरी से एक बहुत ही ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है 88 और 78 के बीच में। और ये रेंज इधर अपसाइड में नहीं तोड़ पा रहा है, नीचे की साइड में भी नहीं तोड़ पा रहा है। ऑल्सो अगर आप वीकली चार्ट नोटिस करेंगे, बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है कप एंड हैंड, वो बनाने की कोशिश किया जा रहा है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट 94 के ऊपर होगा। तो जब तक 94 नहीं आता है तब तक तो स्लो मूवमेंट ही रहेगा, ये अप एंड डाउन साइडवेज मूवमेंट ही रहेगा। एक बार 94 क्रॉस हो जाता है, वो लेवल पे दर्शक को ध्यान देना चाहिए, उसके बाद मोमेंटम फर्दर अपसाइड की तरफ देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो खास सलाह आपको मिलती हुई यहाँ पर। सुबीर नंदी हैं कोलकाता से और इनका सवाल है कि उगर शुगर के इन्होंने 1200 शेयर लिए हुए हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, उगर शुगर के इन्होंने 1200 शेयर लिए हैं, 92 के लेवल पर लिया हुआ है, फिलहाल मुनाफे में अच्छे खासे, होल्ड करें या फिर सेल करें, पूछ रहे हैं। रवि बताएं। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है इनको मुनाफा बुक कर लेना चाहिए प्रशांत जी। मौका अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है और अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो एटलीस्ट आपने जो इन्वेस्टमेंट मनी किया उसको जरूर एक बार को प्रॉफिट बुक कर लें। अप साइड के मोमेंटम में देखते हैं तो मुझे लगता है 120, 125 के पास स्टॉक थोड़ा सा थकता हुआ सा नजर आएगा, तो स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर एक बार को अपना मुनाफा जरूर वसूल लेना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर मुनाफा वसूली की आपको सलाह। बढ़ते आगे, सुमित चौधरी हैं और इनका सवाल है हिंद कॉपर के 200 शेयर इनके पास हैं, 160 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, फिलहाल घाटे में है। राहुल बताएं क्या करना चाहिए इन्हें? एक्चुअली इनका जो एंट्री प्राइस है वो बहुत दूर है और ये इनके एंट्री प्राइस तक आते आते इतने रेजिस्टेंसेस हैं कि इनको शायद बहुत वेट करना पड़े। जनरली मैं जब एंट्री प्राइस बहुत दूर हो जाता है, मैं यही सलाह देता हूं कि वेट नहीं करें कि जब तक आपका एंट्री प्राइस आ जाता है, और नॉर्मली स्विच कर देना चाहिए दूसरे काउंटर्स पे जहां पे तेजी या मूवमेंट और जल्दी से आए। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वेट करते 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 करते। तो आई वुड सजेस्ट इनसे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि 160 ऑफिंग में आएगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी रेजिस्टेंस है, मोमेंटम इंडिकेटर्स कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। रादर अपोलो, एशियन पेंट्स जो मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक्स है उनमें बने रहना चाहिए, जहां पे उनको ये जो लॉस है कवर करने का एक मौका मिले। ठीक है, तो यहां पर भी आपको खास रणनीति बनाने की सलाह मिलती हुई। NL अग्रवाल साहब हैं मुंबई से और इनका सवाल है जिंदल 100 के, इन्होंने 140 शेयर लिए हैं, 200 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है, होल्ड करें या फिर सेल करें, ये पूछ रहे हैं। अग्रवाल साहब को क्या सलाह होगी रवि? देखिए, इस स्टॉक ने तो काफी अग्रेसिव परफॉर्मेंस दी है और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल कंटिन्यू करें, जल्दबाजी ना करें। 270 और 75 के पास तक के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर्स नॉक अच्छे हैं और पी यहाँ पर अगर देखते हैं तो वो भी 14 के पास है। इंडस्ट्री पी पे अच्छी ग्रोथ है, मुझे लगता है कंटिन्यू करिए, जल्दबाजी मत करिए। स्टॉप लॉस डालना है तो 235 रुपए के स्टॉप लॉस से अभी इसको रखिए। 270 के पास आता है तो एक बार मुनाफा वसूली करने की सोचिएगा या फिर वापस से देश को कॉल करके एक बार सजेशन जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी रवि ने कि आपको करना क्या है। बढ़ते आगे, गौरव हैं अलीगढ़ से, LIC के इनके पास 50 शेयर हैं, 960 के भाव पे, क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने IPO के लेवल पे ही लिया हुआ है। बताएं राहुल, LIC को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या होगी सलाह इनको? तो जैसे मैंने पिछले शेयर में भी कहा, जब इतना दूर हो जाए बाइंग प्राइस, और आप नोटिस करेंगे LIC का चार्ट एकदम ब्रॉडवेज साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस है 660 पे, रेजिस्टेंस है 720, 790, तो बहुत टाइम लग जाएगा उनको अपना कॉस्ट प्राइस ही लेके आने के लिए।
इस केस में मैं हमेशा सलाह दूंगा कि दूसरे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। अगर फिर भी LIC में ही बने रहना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस लगा दें 569 570 के आसपास। अगर 570 आ जाता है तो लॉस बुक कर देना चाहिए और दूसरे काउंटर पे मूव कर लेना चाहिए। अगर 570 नहीं आता है और होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहते हैं दर्शक तो होल्ड कर सकते हैं, बट ये कैवियट के साथ कि उनका बाइंग प्राइस अभी हाल ही में आने का चांसेस संभावना कम है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, मैं इस पे आपकी भी एक राय लेना चाहूँगा। LIC को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं हम लोग के पास और ज़्यादातर लोग यही है कि वो उन्होंने IPO के लेवल पे इसे लिया हुआ है। ज़रा बताएं कि हाल फिलहाल थोड़ा मोमेंटम जब बनता है तो लोगों को एक उम्मीद सी जग जाती है। हमने देखा कि 600 का लेवल भी हाल फिलहाल टूटा, फिर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 620-30 तक भी ये स्टॉक आने वाले दिनों में पहुंचेगा, लेकिन फंसा रहता, मतलब ये जो रेंज है इसमें फंसा हुआ है। क्या सलाह होगी? देखिए प्रशांत जी, LIC का प्रेम तो इन्वेस्टर नहीं छोड़ पाएंगे, ये आप भी जानते हैं और हम भी। अब लेकिन मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला और आपके चैनल पे कई बार डिस्कस किया। जब ये 650 रुपए के पास आता है या वापस रिकवर करता, नहीं रिकवर करता छोड़ दीजिए, इस शेयर से एक बार को आप एग्जिट होकर के LIC में ही रहिए, कोई बहुत जल्दबाजी मत करिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस में चले जाइए। आप कंपैरिजन देखिए, LIC का रिजल्ट 10% जो LIC के रिटर्न है वो 10% डाउन है। LIC हाउसिंग के रिटर्न 16% अप, 3 साल में 32% अप, 3 महीने में 8% अप। तो फायदा कहाँ है? अगर LIC से ही मोह है तो फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस पे शिफ्ट कर जाइए, शायद ज्यादा कंफर्टेबल होंगे आपकी, आपका इन्वेस्टमेंट है। वापस जब दौड़ चालू होगी, LIC की जब दौड़ चलनी शुरू होगी, तब आप वापस एंटर कर जाइएगा। साथ में मेरे अभी जो कलीग बैठे हैं उन्होंने भी यही सजेशन दिया कि आने में टाइम लगेगा, और सर टाइम अभी नहीं लगेगा, 3 साल तक रखिए, स्टॉक वहीं रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी की आने के चांसेस बहुत कम है। आज के डिजिटल जमाने में दूसरी कंपनीज ज्यादा अग्रेसिव तरीके से रिटर्न भी दे रही हैं, परफॉर्मेंस भी दे रही हैं, तो उनका साथ लीजिए, नहीं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में जंप कर जाइए, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा जल्दी मिल पाएगी। ठीक है, तो नज़रिया हमने दोनों ही एक्सपर्ट का आपके सामने रखा और ये ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे जुड़े आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रवीण है गुवाहाटी से और इनका सवाल है M&M फाइनेंस के 1000 शेयर इनके पास हैं, 291 के भाव पर इन्होंने लिया है, क्या करना चाहिए? रवि, आपसे ही जानना चाहेंगे क्या करना चाहिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में अभी दमखम तो काफी ज्यादा है और यहाँ से भी अभी मोमेंटम गेन कर सकता है। 220 तक के लक्ष्य बहुत जल्द अचीव हो सकते हैं, 320 के लक्ष्य बहुत जल्दी अचीव हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दमखम अच्छा है, लंबे समय पे ये अच्छा खासा मोमेंटम देगा और भी ज्यादा अग्रेसिव ग्रोथ देखने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। तो जल्दबाजी मत करिए, फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ अच्छी है, स्टॉक आपने सही जगह पे निवेश किया है, कंटिन्यू रखिए। बाइंग प्राइस पे अगर लगता भी है तो आप 292 293 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल दीजिए, लेकिन 320 के आसपास आता है तो वापस ET स्वदेश को कॉल करिए, प्रशांत जी को पकड़िए और अपने स्टॉक में मुनाफा बुक करिए। कई मौकों पे बनानी होती है और यही वजह है कि हम एक बेहतर नज़रिया आपके सामने रखते हैं। नीलम साहनी है और इनका सवाल है मार्क्संस फार्मा के, इनके पास 100 शेयर हैं, 88 रुपए 60 पैसे के भाव पे लिया है, अगले 1 महीने का नज़रिया इनके पास है। बताएं राहुल क्या करना चाहिए, 1 महीने का नज़रिया चाहती हैं? चाहिए मेरे ख्याल से मार्क्संस फार्मा में। एक टाइम पे मार्क्संस फार्मा आप नोटिस करेंगे, मैं 2018-19 की बात कर रहा हूँ, बहुत फ्लेमर में आता था, हर जगह ये स्टॉक सुनने को मिलता था। अभी भी अच्छा अप ट्रेंड है, 20 डे EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, एक ऑफिंग में डिमांड जोन भी बना है 77 और 70 के बीच में, तो थोड़ा नीचे भी आता है तो बाउंस दे सकते हैं। ये जो कल लास्ट 2 हफ्ते का मूव आया है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है, तो बिल्कुल उनको बने रहना चाहिए। अगर एक स्टॉप लॉस रख दे तो बेहतर होगा, 81 स्टॉप लॉस रख सकते हैं, शायद 86 पे उन्होंने खरीदा होगा, 81 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई बढ़ते हैं आगे। सीमा है यूपी से और इनका सवाल है लॉयड्स स्टील के, इन्होंने 509 शेयर लिए हैं, 14 रुपए के करीब भाव पे इन्होंने लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहती हैं, क्या होगी इनको सलाह बताएं रवि। देखिए फिलहाल तो स्टील काउंटर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और पूरा का पूरा स्टील सेक्टर जो है वो थोड़ा प्रभावित है।
लेकिन बट फिर भी मैं कहूंगा कि इनको मुनाफा अच्छा आ रहा है। जो आपने इन्वेस्टमेंट मनी रखा है उसको एक बार को थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आने के चांसेस बढ़ेंगे, और करेक्शन अगर यहाँ से 8-10% आता है तो मार्केट है, वापस इन्वेस्टमेंट करने की रणनीति बनेगी, लेकिन समझदारी है कि एक बार को मुनाफा वसूली जरूर कर लें। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जिस दर्शक ने ये क्वेरी भेजी है उन्होंने शायद कुछ उनकी टाइपिंग एरर है, क्योंकि 14 रुपए का स्टॉक और अभी फिलहाल 384। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे लेवल्स है, बट फिर भी राय आपको मिली क्योंकि पूरे स्टील सेक्टर का ओवरव्यू रवि ने दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। मनोरमा सैनी है और इनका सवाल है दीपक फर्टिलाइजर के 100 शेयर इनके पास हैं, 605 के भाव पे इन्होंने लिया है, अगले 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। बताएं राहुल क्या करना चाहिए? दीपक फर्टिलाइजर्स का डेली चार्ट देखेंगे ना, कभी भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, और ये ट्रेंड चला आ रहा है 2022 नवंबर से, अगर आप नोटिस करेंगे, जो एक अच्छा साइन नहीं है स्टॉक के लिए। और आप वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। तो 605 तो अभी कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है चार्ट में, बट अगर 6 मंथ का नजरिया रखते हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, बट स्टॉप लॉस जो है 530 के 525 टू बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक, 525 का एक स्टॉप लॉस रखते हैं। और अगर कॉस्ट प्राइस के आसपास भी आ जाता है, दैट इज अराउंड 590 595, एग्जिट कर देना चाहिए उनको, क्योंकि वहां पे अगेन मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस आ जाएगा और दूसरे काउंटर्स में शिफ्ट कर जाना चाहिए। जनरली तेजी उन स्टॉक्स में या आसानी से पैसा बनाया जा सकता है जहां पे मोमेंटम उसके साइड हो, अपसाइड की तरफ, जो दीपक फर्टिलाइजर्स में नहीं है। बिल्कुल, तो ख़ास तरीके से तमाम हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने आपको आपकी तमाम शंकाओं का समाधान किया। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आज हम नहीं ले पाए, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन याद रखिए कि हम इन सवालों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे के शोज़ में हम इन सवालों को ज़रूर लेते हैं। तो निराश मत होइए, आपके सवाल हम लेंगे और उन सवालों पर समाधान भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल सवालों का सिलसिला रोकेंगे और कल बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, वामाक्षी इसका पूरा ब्यौरा दे रही हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो कल का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्यू रहेगा वो होगा FOMC रेट डिसीजन। इसके अलावा डोमेस्टिक फ्रंट पर भारत की तरफ से WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, तो इस पर भी हमें ज़रूर फोकस करना होगा। US की तरफ से PPI और UK की तरफ से GDP डेटा भी कल एक्सपेक्टेड है, और इसके अलावा IEA का मंथली रिपोर्ट भी कल आएगा, तो इस पर भी हमें अपने रेडार पर ज़रूर रखना होगा। इसके अलावा ये देखते हैं कॉर्पोरेट फ्रंट पर क्या एक्शन हो रहा है। तो अगर हम देखें तो लॉयड स्टील फोकस में रहेगा, क्योंकि कल कंपनी की बोर्ड की बैठक होने जा रही है और वो फंड रेजिंग प्रपोजल को कंसिडर करने वाले हैं। TCS खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो, और वरुण बेवरेजेस को खरीदने का आखिरी दिन है स्टॉक स्प्लिट से पहले। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हो रहे हैं। नो हॉन्किंग डे होगा मुंबई में जून 14 को। वॉल्वो 340 रिचार्ज EV इंडिया का भी लॉन्च होने जा रहा है जून 14 को। और अगर हम देखें हीरो मोटोकॉर्प भी हमारे रेडार पर रहेगा, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम 160R उनकी तरफ से एक नया लॉन्च है और ये डेब्यू होने जा रहा है जून 14 को। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपकी रेडार पर ज़रूर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये थे आपके क्यूज जिन पर आपको रखनी है नज़र, और अब बारी है आपके कमाई के VIP सेगमेंट की। देख लेते हैं कि आखिर आज हमारे एक्सपर्ट के पिटारे में है क्या। तो रवि, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आज आपकी चॉइसेस क्या हैं? प्रशांत जी, मार्केट इस समय काफी अग्रेसिव है, और दो अग्रेसिव स्टॉक की बात करते हैं जो आपको इंट्राडे के हिसाब से और वीकली या फिर आप लॉन्ग टर्म पे भी ट्रेड करेंगे तो आपको बेनिफिट दे सकें। पहला स्टॉक है अरबिंदो फार्मा, जिसको कि इस समय 20 के PE पे है, EPS 32 का है, और सबसे बड़ी बात है कि इस समय ये एक अपवर्ड ट्रेंड में है और अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। यहाँ से भी दमखम अगर देखते हैं तो अच्छा खासा है, 780 के लेवल अचीव कर सकता है आने वाले 3 से 6 महीने में, और मोमेंट्री भी अच्छा है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है करेक्शन मोड में आया है और अब वापस अट्रैक्शन दे रहा है, वो है DLF। इस समय अभी 503 के पास आया है। रिसेंट डेज में इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, बट अभी यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा वैल्यूएशन
के लिहाज से भी अच्छा लग रहा है, इनकम बढ़ी है, नंबर्स अच्छे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अब अपने नए हाई यानी 570 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल हो, उन दोनों पे ये दो स्टॉक 4 चांद लगा सकते हैं जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये चॉइस है रवि की, और चलते हैं राहुल के पास। राहुल, बताएं आज आप किन स्टॉक्स का सुझाव दे रहे हैं? जी बिल्कुल, तो पहले लास्ट वीक मैंने शो में कार्बो यूनिव और अपोलो टायर का सजेशन दिया था, और दोनों स्टॉक में बेहतरीन मूव देखने को मिला है। इस बार अपोलो टायर लास्ट वीक का टारगेट अचीव हो गया, तो फिर से अपोलो टायर का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। तो अपोलो टायर करंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 395 का, और टारगेट हो सकता है 419 और 430 का। स्टॉक अप ट्रेंड में है, क्रूड का बहुत फायदा हो रहा है, और मल्टीपल मोमेंटम सिग्नल्स अभी भी अपसाइड की तरफ हमें इशारा कर रहा है। दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स, अगेन क्रूड का बेनिफिशियरी है। स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है, बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन चल रहा था, एक अच्छे डिमांड जोन से ब्रेकआउट हुआ है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 3195 और 3370 का टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रखनी है नजर। फिलहाल अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स का करेंगे शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और अहम सलाह देने के लिए। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।